एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी लगना और एक होता है कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना। मोदी को हराने के चक्कर में विपक्ष की हालत चुनाव के पास आते आते अक्सर ऐसी ही दिखती है। दरअसल लालू प्रसाद यादव बड़े कद्दावर नेता हैं। जनाब ने एक बयान दिया और एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी से उनके परिवार के बारे में पूछ लिया और बीजेपी ने इस मुद्दे को दोनों हाथों से उठा लिया। बीजेपी ने बकायदा एक पूरी कैंपेन चला दी। बीजेपी के मंत्री से लेके नेता से लेके कार्यकर्ता तक, यहां तक कि आम जनमानस ने खुद को मोदी का परिवार कहना शुरू कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, बंगाल से लेकर बिहार तक खुद पर हुए इस हमले के बारे में जोर शोर से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने घर मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए छोड़ा था। यानी मोदी पर हुए इस डायरेक्ट अटैक से मजबूत पब्लिक कनेक्ट बनाने का प्रयास हो रहा है। तो दूसरी ओर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं की राम और सनातन पर बदजुबानी भी जारी है। राहुल गांधी कहते हैं कि भूखे मर जाओ और राम राम गाओ, उसको लेकर बीजेपी वार कर रही है। लेकिन ये तमाम चीजें एक बोनस अपॉर्चुनिटी जैसी साबित हो रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी नए अलायंसेस को बनाने में लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि एक बार फिर उन्होंने साफ और स्पष्ट कह दिया है कि सीए देश में लागू होने जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में फुल पॉलिटिकल एक्शन देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, सवाल है क्या नरेंद्र मोदी के परिवार पर हमले का नतीजा 2019 में, याद है ना आपको, चौकीदार चोर जैसा साबित होने वाला है। बड़ा प्रश्न यह भी है कि राम के नाम पर हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ क्या वोट का जुगाड़ करा पाएगा? क्या यह एक बड़ी रणनीति और स्ट्रैटेजी है? आर पार में आज इन तमाम मुद्दों पर मेरे युवा मित्रों के साथ होगी जोरदार चर्चा। 2024 का वार राम और परिवार। अभिनंदन है आपका आज के इस सबसे बड़े कार्यक्रम में, पॉलिटिकल कार्यक्रम में। भाई और बहनों, क्योंकि चौकीदार भारत माता की। वो साल 2019 था जब राहुल गांधी ने इस नारे से बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। लेकिन बदले में देश की जनता ने पूरे विपक्ष को तहस नहस कर दिया। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। कोई गलत काम बात नहीं हम लोगों ने बोला है। अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। उठते ही अब टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। 2019 की ही तरह इस बार भी बीजेपी ने विपक्ष के हमले को अपने कैंपेन का हिस्सा बना लिया है। क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर उठे तो जवाब में बीजेपी के तमाम नेताओं ने खुद को मोदी का परिवार कहना शुरू कर दिया। देश के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा। मोदी मुद्दा नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद उनको नहीं दिखता था। कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी बोला करते थे। अब जब परिवारवाद मोदी जी का बढ़ गया है, उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे? या तो हम सेल्फ गोल करते हैं
या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया, कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं। दूसरी ओर राम विरोधी बयानों की वजह से भी इंडी गठबंधन बीजेपी के निशाने पर है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक रामेंदु सिन्हा ने राम मंदिर को अपवित्र कहा तो वहां जोरदार सियासत शुरू हो गई। जवाब में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की प्रतिमा को सिर पर रखकर रामेंदु सिन्हा के इलाके में शोभा यात्रा निकाली। दक्षिण में स्टालिन के बाद उनकी पार्टी के बड़े नेता ए राजा ने राम और रामायण के लिए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால் இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால் இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால் அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது। நீ வேணா சொல்லி பார், रामனுக்கு எதிரி, भारत विरोधी, राम विरोधी, सनातन विरोधी सब तरह के बयान चल रहे हैं, देश को बांटने के, उत्तर और दक्षिण को बांटने के। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, आखिर ये शह किसकी मिल रही है? सवाल ये है कि क्या मोदी पर निजी हमला एक बार फिर विपक्ष का सेल्फ गोल साबित होगा और राम का अपमान क्या बर्दाश्त कर लेगा हिंदुस्तान? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 का वार राम और परिवार। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आज की चर्चा के, आज की बहस के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं। पहला मुद्दा, लालू यादव ने क्या बैठे बिठाए मोदी के परिवार का जिक्र छेड़कर बीजेपी के लिए एक इमोशनल मुद्दा दोबारा से खड़ा कर दिया है? क्या यह 2019 वाली चौकीदार चोर है वाली मूवमेंट है देश के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले? दूसरा मुद्दा, क्या विपक्ष की राम विरोधी छवि एक बड़ी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी? और तीसरा बड़ा मुद्दा जो कि बहुत अहम है, क्या सीए से एनडीए का 400 प्लस का टारगेट पूरा हो पाएगा? यह बड़ा प्रश्न है। तो आज इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का, हमारे युवा मित्रों का। सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे युवा मित्रों के लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ आज एनालिस्ट भी हैं और पैनलिस्ट भी हैं, मेरे साथ नेतागण भी हैं और मेरे साथ एक्सपर्ट भी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का, अमित जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। राजेश गुप्ता एमएलए विधायक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के जाने माने नेता हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संजय राणा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। के शर्मा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए सब मेहमानों के लिए। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अमीक जमाई शुरुआत आपसे करते हैं। बड़े दिनों बाद आपका दिल्ली दौरा लगा है और बड़े दिनों बाद अगर दिल्ली दौरा लगा है तो सवाल सबसे पहला तो यह बनता है कि दिल्ली अभी दूर दिख रही है या पास आकर थोड़ी पास दिख रही है? दिल्ली आने के बाद पता चला कि शहंशाह जो है वो डर गए। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जब से पश्चिम में जिनको चवन्नी कहा जा रहा था, जब से वो अठन्नी या सिक्का बन गए हैं, न जाने क्या हो गए हैं, तब से जो शहंशाह हैं 400 बहुत शोर मचा के बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने जैन जी को ले लिया, आपने राजभर जी को ले लिया, आप सारी पार्टियों को तोड़ रहे हो। अगर आप इस देश के सबसे ताकतवर नेता हो, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी हो, तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? हमारे बच्चे जानते हैं, गांव से हैं ये सब, मैं भी गांव का हूं। राम राम कहते हुए हम भी बड़े हुए हैं। ये भारत की भाषा है। लेकिन आज इनका सवाल, मेरा सवाल क्या है कि जो सरकारें चुनी हुई हैं वो शिक्षा का इंतजाम करें,
वो नौकरियों का इंतजाम करें और प्यार मोहब्बत भाईचारे का देश में माहौल हो, जो हमारी आजादी का सपना था। आप कह रहे हैं कि राम राम बोल के बड़े हुए, चलिए आप राम राम बोल के बड़े हुए, राहुल गांधी क्या राम राम बोल के बड़े नहीं हुए? वो क्या कहते हैं, मोदी चाहते हैं कि आप दिन पर मोबाइल पर हो, जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। मतलब जय श्री राम बोलने वाले भूखे मर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपका राहुल जी का कहना है, बताइए। नहीं, अमीर जमाई राम राम बोल के बड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी राम राम बोल के बड़े नहीं हो रहे। नहीं, अल्लाह अकबर करने से तो पेट में राशन नहीं आएगा ना। बिल्कुल। भगवान का राम दिल 24 घंटे जपवाने से मेहनत, मशक्कत, नौकरी, शिक्षा जो सरकार का वादा है, हम कह रहे हैं आप धर्म का एक्सपर्ट क्यों बनना चाहते हैं? 5 वक्त का नमाजी और अपना काम भी अच्छे से करता हो तो क्या कहिएगा उसके? बहुत अच्छी बात है, काम तो हो। क्यों बोला जनरलाइज करके, क्यों बोला राहुल गांधी ने? में कटोरा है। राहुल गांधी ने जनरलाइज करके क्यों बोला? हाथ में यहाँ पर इतने सारे युवा बैठे हैं, ये भगवान राम का नाम भी लेते होंगे, वासुदेव कृष्ण का नाम भी लेते होंगे, लेकिन अपना कर्म भी करते हैं, अपना धर्म भी करते हैं। हमेश भाई, तो क्या कहिएगा? हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़ा हो, उसके हाथ में प्रधानमंत्री ने कटोरा थमा दिया है। 80 करोड़ लोग भारत के, 80 करोड़ लोग, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूं, राशन दे रहा हूं। सरकारों का काम है कि ये जो मेहनतकश बाप बेटियां हैं ना, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, हाथ को काम क्यों नहीं दे रहे हो? लाठियां क्यों दे रहे हो उनको? धर्म का काम है, नमाज पढ़ लेंगे, पूजा कर लेंगे। क्या हम लोग पूजा करते हुए, नमाज पढ़ते हुए बड़े नहीं हुए? तो फिर क्या बोलने की आवश्यकता थी? डॉक्टर आजाद, मैं ऑडियंस से भी राय लूंगा, क्या 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 बोलने की आवश्यकता थी राहुल गांधी को कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो? देखिए, हिंदुस्तान में है, हम लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं। भाई साहब ने अपनी बात शुरू की कि शहंशाह है दिल्ली में। नहीं है शहंशाह दिल्ली में। टीपू सुल्तान आपके यहाँ है, हमारे यहाँ कोई शहंशाह नहीं है। अखिलेश का नाम टीपू ही है। आज हम लोग जो चर्चा पे बैठे हैं, लालू यादव को क्या जरूरत थी कहने को? जरा सोचिए, जरा मानसिकता क्या है। अब मोदी तो हिंदू भी नहीं है। मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ईसाई माता का पुत्र, पारसी पिता का पुत्र, उनको हिंदू दिखता है, और नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं दिखते हैं। ये लालू यादव की मानसिकता है। करेंगे क्या आप जो आज राहुल गांधी का ये डायलॉग सुना रहे हैं कि भूखे मरो, जय श्री राम बोलो, भूखे मरो, ये हिकारत है, ये सनातन के प्रति नफरत है। ये जो इंडिया अलायंस बैठा हुआ है यहाँ पे, बगल में मेरे आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं, उनकी भी बात याद दिला दूं। क्या बोला अरविंद केजरीवाल ने? बेटा, मेरी नानी ने कहा, बेटा मुझे ऐसे राम मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं जिसे किसी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया। बड़ा फेमस हुआ था, और उसके बाद चले गए राम मंदिर दर्शन करने। ये जानबूझ के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए काम करते हैं। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जो है, ये बनाई है कि भाई मुसलमानों का वोट छिटके नहीं हमारे में रहे। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं, 2024 मई में जब रिजल्ट आएंगे, इनके एक जमीन निकल जाएगी। आपने कहा ना कि दिल्ली क्यों आए हैं? दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि यूपी छूट गया, 80 गया, तो दिल्ली आ रहे हैं। जी। और मुसलमानों का 35% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलेगा, क्योंकि सबको लेके हम देश आगे बढ़ रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। अब देखिए, ये बीजेपी ने गियर बदल दी है, बीजेपी ने गियर को शिफ्ट किया है। इसको तो मानना पड़ेगा। मैं एक्सपर्ट्स के बाद भी आऊंगा। मैं अमित भाई ये आ रहा हूं आपके पास। विवेक श्रीवास्तव बोलने पहले, फिर मैं आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी ने गियर को शिफ्ट करा है, और वो पॉलिटिकल गियर ऐसे शिफ्ट करा है कि अब देखिए, बीजेपी कह रही है कि मुसलमान भी वोट इस बार मोदी को डालेगा, क्योंकि मुसलमान को भी मजबूत सरकार चाहिए। यानी, और मुसलमान कैंडिडेट भी दे दिया केरल के अंदर। अब बताइए, यूपी में कितने कैंडिडेट देंगे मुसलमान? अभी पूरी लिस्ट अनाउंस नहीं हुई। नहीं अनाउंस हुई ना, तो अनाउंस होने का वेट करिए, किसी को नहीं मिलेगा इनकी तरफ से टिकट। और दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, मुसलमान ही सिर्फ अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर? जवाब दीजिए। मुसलमान ही अल्पसंख्यक है आपकी राय के अंदर? आप सुन लीजिए, सरदार अल्पसंख्यक नहीं है, जैन अल्पसंख्यक नहीं है, बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, पारसी अल्पसंख्यक नहीं है। बताइए ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सारे, लेकिन विक्टिमाइज मुसलमानों को किया जाता है। मैं यूपी के दौरे पे था, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा घूम करके आया हूं। इन लोगों ने सारे वोट पोलराइज करे हुए हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा वहां की जनता कोई बात नहीं कर रही। इन्होंने डिवाइड किया सोसाइटी को। यह सबसे खतरनाक चीज है, जहर बोया है, और पोलराइज इतना किया है, किसी मुसलमान को टिकट उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे। विवेक भाई, बात करते हैं, विवेक भाई एक सेकंड, विवेक भाई करते हैं देश की। विवेक भाई एक अगर ये कौन डिवाइड करा, व्यूअर्स आप भी सुनिए, और जो दर्शक उस तरफ है वो भी सुने। अगर आप राम को भगवान बताते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है, ये डिवाइड करा जा रहा है या यूनाइट करा जा रहा है? जी। अगर आप जय श्री राम कहते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है, भारत माता की जय कभी स्वीकार नहीं करेगा तमिलनाडु, ये स्वीकार किया जा रहा है या यूनाइट किया जा रहा है? पॉइंट नंबर 1।
अच्छा, उसके बाद ये तो ए राज और राहुल गांधी का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। आप जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, ये यूनाइट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं, और मैं जस्टिफाई करूंगा कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, मैं जस्टिफाई करूंगा इसको, क्योंकि जय श्री राम का प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, वोट के लिए, मंदिर के नाम पे वोट इकट्ठा करने के लिए। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं, INDIA कह रहा है, हमारे घटक दल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, एक सेकंड वोट धर्म के नाम पे एक बात कह रही है, वोट धर्म के नाम पे एक सेकंड वोट धर्म के, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। राहुल गांधी की बात के साथ हाथ की बात में बात मिला रही है। अमीश भाई, जब मैं छोटा था ना जी, तो मैं सुना करता था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। जी जी जी। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो टीवी के अंदर बड़े बड़े स्टार्स जो आज भी कुछ हैं टीवी पे, वो सब इकट्ठे होके गाते थे और आते थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही कहते थे ना। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो डिबेट शुरू हुई और यही चलती जाएगी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देखिए, अगर आप थोड़ा दूसरी तरफ का दिखा देना, और निशाद साहब कौन सी पार्टी में आज, राजभर जी कौन सी पार्टी में आज, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या सारा 400 पार जाना है या 1000 पार जाना है या 200 पार जाना है, 1000 पार तो नहीं, कोई बात, कहने पे कोई टैक्स नहीं, अभी मोदी जी ने नहीं लगाया, कल को लगा सकते हैं, अभी तो नहीं लगाया। अब जब 400 कह दिया तो 1000 भी कह दो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये कहते हैं कि 35% इसका भी वोट आएगा, मैं कहता हूं 100% सबका वोट लो, काम करो ना सबके लिए। आप किसी को महसूस क्यों कराते हो कोई अलग है, या मुझे क्यों कराते हो, या किसी को भी कोई क्यों न कराए। ये बार बार किसी धर्म की बात मैंने जो आम आदमी पार्टी की बात मैंने ए राजा और राहुल गांधी को कोट करा, क्या वो यूनाइटेड फील करा रहे हैं? हमारी फिलॉसफी राइट फ्रम द डे वन बहुत क्लियर है, हम ना राइट में है ना लेफ्ट में है, बिल्कुल बीच में है। तो राहुल गांधी ने इसका मतलब गलत बोला। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरे को कहने दीजिए जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि हमारी पहले दिन से एक बात होती थी कि हम शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि सामने वाला बेवजह का बवाल हो जाए। ये आप खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने सही नहीं कहा है, क्योंकि लेकिन एक बात और है, दूसरी तरफ से मेरी बात सुनिए, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आएगी तो उसको उस तरीके से नहीं दिखाया जाता। अब तोगड़िया जी कहेंगे मेरी जान को खतरा, होटल में भागेंगे मोदी जी से बच के, नहीं दिखाएंगे। शंकराचार्य मना करेंगे कि राम मंदिर का गलत टाइम पे हो रहा है, आप नहीं दिखाएंगे। अब देखिए, अब राहुल गांधी जी की जो बात है, बहुत पहले वेदों में लिखा हुआ, वेदों को कह रहा हूं सॉरी, बहुत पहले एक ऐसे ही कहावत है गांव में, कहते हैं कि भूखे भजन न भजे गोपाला, ले पकड़ अपनी कंठी माला। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा आदमी पापी हो गया या भगवान को नहीं पसंद कर रहा। बड़ी सिंपल बात है कि भगवान का राम ने उसका एक समय है, लेकिन कर्म का धर्म का दोनों का एक समय, और ये व्यक्तिगत कर्म भी कर रहा है, कोई धर्म भी कर रहा है, दोनों करे, बहुत अच्छी बात है, दोनों करने चाहिए। अमित जी इन्होंने कहा कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनूंगा। बहुत अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं अमित भाई से, आपको अपने मुस्लिम होने पे गर्व है या नहीं? बेशक सभी को गर्व है। तो मुझे क्यों नहीं गर्व होगा हिंदू होने पे? तो होना, मुझे क्यों नहीं होगा? मुझे क्यों नहीं होगा? यही तो 70 साल से देश में चलता आया। मुसलमान होने पे गर्व करो, अल्पसंख्यकों को देखो और हिंदुओं को बांट दो। हिंदू अस्मिता को खत्म करने की बात होती है, दर्द वहां होता है। इसी देश में 500 साल हम लड़ाई लड़ते रह गए, बहुसंख्यक होने के बावजूद। एक अयोध्या का मंदिर बनवाने में हमें 500 साल लग गए। आज भी ज्ञानपीठ पे हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में, आज भी मथुरा में हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में। अगर बहुसंख्यक मेजॉरिटेरियनिज्म जो ये आरोप हम पे लगाते हैं, अगर इसका एक जज्बा हम में होता, इसका एक जज्बा हम में होता, तो क्या जरूरत ही न्यायालय की? अगर ये इस्लामिक देश होता तो क्या इनको मंजिल लेने में टाइम लगता? आपकी पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक की है, गायब कर देते हैं। आपकी पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक की है, वो किसी के बीच में नहीं बोले। आपकी पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें विवेक जी, मैं नहीं बोल रहा, डिसिप्लिन, मेरा एक मामला है, मैं एक बात कहता हूं कि हर एक को अपने धर्म के प्रति आदर और धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। लेकिन और गौरवान्वित होनी चाहिए। एक प्रश्न मेरा भी है सर, जी बिल्कुल, कि आप कह रहे हैं कि हर एक को अपने धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए, सबको अपने धर्म के लिए काम करना चाहिए, लेकिन कर्म भी साथ में करना चाहिए। मेरा पॉइंट यह है कि हिंदू धर्म बीजेपी की बपौती तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप उसको अपनी कस्टडी में क्यों रखना चाहते हैं? कहां ये आरोप है आपके ऊपर। क्यों आरोप लगा रहे हो? कौन कस्टडी में रखना चाह रहा है? रामलला का इन्विटेशन, पॉलिटिकल कस्टडी की मैं बात कर रहा हूं। रामलला का जब इन्विटेशन गया तो कहे कि ये बीजेपी का इवेंट है, हम नहीं जाएंगे। रामलला के खाली बीजेपी के हैं? अच्छा, यहाँ पर कौन कौन लोग भगवान का नाम लेते हैं अपने घरों के अंदर? लगभग सभी ले रहे हैं, और कौन कौन लोग अपना काम भी करते हैं साथ में? अब बोलिए अमित जी, एक बात कहूंगा। जी देखिए, 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं,
अधर्म की राजनीति नहीं करते। अधर्म की राजनीति इस देश में 70 साल लोगों ने अधर्म की राजनीति की। जी 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 अमीश भाई, जी एक सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन मैं रोको से राय ले लूं। क्या राम का नाम लेना भूखे मरना है? कोई कुछ कहना चाहता है इसके ऊपर? आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, जब इंडिया अलायंस का कोई भी जो लीडर होता है, कोई भी नेता होता है, वो मंदिर जाता है तो वह भक्ति कहलाती है। अगर उसी तरफ बीजेपी का कोई चला जाए तो एक्चुअली में अगर कोई भी बीजेपी का लीडर चला जाता है मंदिर में तो ये लोग कहते हैं कि उन्हें वोट बैंक के लिए जाना है। सर क्यों? उनके अंदर भक्ति नहीं है क्या? उन्हें राम मंदिर के लिए उनको नहीं करना? मेरा प्रश्न है कि आप अपना काम भी करते हैं और भगवान का, प्रभु का, जो भी आपकी आस्था उसमें आप नाम उनका भी काम नाम लेते हैं। कुछ और कोई कहता चाहता है इस विषय के ऊपर? बोलिए खड़े होके। सर, बात अगर धर्म की हो रही है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमें बचपन से सिखाया जाता है राजधर्म। धर्म ज्यादा जरूरी है, कर्म ज्यादा जरूरी है? कर्म को ही धर्म मानो ना, क्यों नहीं? फिर कर्म को ही धर्म मानो। अगर हम देखें, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई नेता जाता है बनने के लिए तो वो अपना घर परिवार त्याग करके अपने देश के लिए करता है। और फिर ऐसे में अलायंस से सवाल उठता है लालू प्रसाद यादव जी का, कि मोदी जी पर, कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे लोग परिवार कहाँ है? तो फिर क्या हम देखना चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनके मन में ये चीज है कि परिवार, पर मोदी जी का परिवार तो नहीं है ना, मतलब उन्होंने परिवार छोड़, मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है। वही सिखाया जा रहा है कि पूरा देश उनका परिवार है। हमें तो यही सिखाया जा रहा है पूरा देश परिवार। तो फिर उनसे सवाल क्यों उठ रहा है ये चीज कि क्यों ये अमीक जमाई ये पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया है, जैसा 2019 में हुआ था चौकीदार चोर है। इस बार आपने पूछ लिया मोदी का परिवार कौन सा है, तो लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम है मोदी का परिवार। बताइए क्या करिएगा? यहां से पर मैं अभी हाथ खड़ा करवाऊंगा तो जवाब मिल जाएगा। पहले देखिए, नरेंद्र मोदी का परिवार अगर इस देश का 125 करोड़ परिवार होता तो 80 करोड़ हिंदू जो है ना, राशन के लाइनों में कटोरा लेकर नहीं खड़ा होता। खाली हिंदू। Gujarat, after covering so many states, started from Manipur, now ending on Mumbai. On March 17th, there will be a Mammoth rally in Mumbai, 17th evening. The yatra will be culminated on March 17th. We invited all the India Party leaders to attend that Bombay rally. Our Congress president himself is writing a letter and sending an invitation to all of the India Party leaders. During this yatra, you are all aware of that. We are announcing lot many guarantees and promises to the people of the country. Basically, we announced Kisan Nyay, passing a law granting legal status to MSP in Parliament. This is the biggest demand from the farmer side. Congress party is committed to fulfill this promise when India is coming back into power. Then, Hissadari Nyaya, a socio-economic caste census to give more meaningful foundation to social empowerment and economic justice in the ownership of the nation's wealth and participation in the government. Yesterday we announced the UN Nyaya, one of the biggest guarantee and promises relating to the youth of this country. The youth of this country are totally demoralized. The way in which unemployment is peaking in this country. To address that concern, we are very much committed. Congress party is very much committed. India coalition is committed. There is Bharti Bharosa, the Congress guarantee that it will create 30 lakhs job in central government, according to the published job calendar, which we have done in Karnataka. You know that our Telangana experience. Within these 3 months, we have given 35,000 youths job. Can you imagine that? You can verify. Therefore, whenever we are promising, we are fulfilling that. In Karnataka also done, Telangana also done. Now we are promising that 30 lakhs job will be created in the central government when we come into the power.
पहली नौकरी बाकी, Congress guarantee a new right to apprenticeship act, just like Manrega, just like right to information, just like right to food, the right to apprenticeship act is going to be implemented. A private or public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25. Apprentice will get a 1 lakh per year. That is 8,500 per month. The Congress guarantees to new laws to ensure the highest standard of integrity and fairness in the conduct of public examination. Now you can see that everywhere leaking the examination is the biggest problem in this country. Our youngsters are lost their trust in these examinations now. We need to rebuild that trust. The Congress party is giving a new guarantees to ensure the highest standards of integrity and fairness for conducting the examination to prevent the paper leak. Then Congress guarantees to bring legislation to ensure better working conditions and social security for lakhs and lakhs of youth who seek employment every year in the gig economy. The Congress will create rupees 5,000 crore corpus with allotment spread across all districts of the country for a period of 5 years. Youth below age of 40 years can avail start-up funding of their business enterprises in any sector. This guarantee is going to be to the field. Just now we have reviewed with the General Secretaries in charges and PCC President of this country to have a verification about our war room status, our booth level agent status and our booth level work status. We will spread this guarantees among the people through this BLAs all over the country. Now I am coming to the next item. Yesterday Congress Election Committee had met, you know that. Now Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. We are announcing 39 candidates today, in which included former Congress President Rahul Gandhi's name is there. Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel ji's name is there. Former CWC member Tamaruddin Sahu is there. That I will leave it out. In this list, out of 39, "15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC, minorities. 24. 15 from general category, 24 out of 39 from SC, ST, OBC and minority. 12 people are below 50 years age, under 50 years age. 8 people are between 15 and 60. 61 and 70, 12 people are there. 71 to 76, 7 people are there. This is the age status. 71 to 76. Now I am reading out the names. Chhattisgarh, Jankir Champa SC, Dr. Shivakumar Daharia. Chhattisgarh State, Korba, Mrs. Jyotsna Magans. Chhattisgarh 6, Rajnandgarh, Bhupesh Baghel. Chhattisgarh Durg, Rajendra Sahu. Chhattisgarh Raipur, Vikas Upadhyaya. Chhattisgarh Mahasamud, Tamaruddin Sahu. Tamarudwaj Sahu. Karnataka, Bijapur SC, HR Algor. Karnataka Haveri, Anandaswamy Gaddevara Mats.
आनंद स्वामी गड्डेवरा मत, कर्नाटका तुमकूर एसपी मुद्दना मेगौड़ा, कर्नाटका मंड्या वेंकटरामेगौड़ा स्टार चंद्रू, कर्नाटका बैंगलोर रूरल डीके सुरेश, शिमोगा श्रीमती गीता शिवराज कुमार, हासन श्रेयस पटेल, देन केरला कासरगोड राजमोहन उन्नीतान, कण्णूर के सुधाकरन, वडगरा शाफी परम्बिल, वायनाड फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी, कोझिकोड श्री एम के राघवन, पालक्काड श्री वी के श्रीकंठन, आलतूर मिस रम्या हरिदास, त्रिशूर के मुरलीधरन, चालकुड़ी बिन्नी बहनान, एर्णाकुलम हाईबी ईडन, इडुक्की डीन कुरियाकोस, आलपुड़ा श्री केसी वेणुगोपाल, मावेलिकरा कोडिकुंदल सुरेश, पत्तनंतिट्टा आंटो आंटनी, आटिंगल अडूर प्रकाश, तिरुवनंतपुरम डॉक्टर शशि तरूर, लक्षद्वीप मोहम्मद हमदुल्ला साइद, शिलोंग मेघालय। और व्यूअर्स, इस समय की बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इसमें ज्यादा लोगों के नाम होने चाहिए थे जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ये 39 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। लेकिन बड़ा नाम राहुल गांधी का है। राहुल गांधी, जैसा न्यूज 18 इंडिया की खबर थी, वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये समय की सबसे बड़ी खबर है। और भूपेश बघेल को राजसमंद से मौका दिया गया है और छत्तीसगढ़ में इसके अलावा शिव कुमार डेरिया को मौका दिया गया है और इसके अलावा चरणदास महंत की धर्मपत्नी को मौका दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इस समय की बहुत बड़ी अपडेट यही है कि भूपेश बघेल, चरणदास महंत की पत्नी को टिकट मिला है और साथ ही साथ राहुल गांधी को दोबारा वायनाड से टिकट मिल गया है। शशि थरूर को टिकट मिल गया है। मेरे साथ नीरज है, उनका सीधा रुख कर सकते हैं। नीरज, ये लिस्ट तो बड़ी आनी थी लेकिन 39 कैंडिडेट्स की आई है, लेकिन सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी और भूपेश बघेल का है। देखिए, बिल्कुल अमीश, दोनों का नाम बहुत बड़ा है। केसी वेणुगोपाल जो कि केरला से ही आते हैं, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी की खुद घोषणा की अलपूजा से, संगठन महासचिव है। लेकिन आपने कहा कि 39 सीटों पे, देखिए लिस्ट छोटी है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बहुत छोटी है। पहली लिस्ट के लिए सिर्फ 60 नामों पे चर्चा हुई थी। दिल्ली के 3 नाम पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, उस पर अभी एक मत नहीं हो पाया। वो 3 नाम हो कौन से सकते हैं दिल्ली में जिसमें सस्पेंस बना हुआ है? देखिए, दिल्ली की चांदनी चौक की सीट है, उस पर सस्पेंस बना है, जहां से खुद अलका लांबा का भी नाम है और 2 नाम उस पे हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी की सीट है जो खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम आदमी पार्टी से दूसरे सीट के अदला बदली में मांगा था। और जो तीसरी सीट है वहां से खुद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर लवली चुनाव मैदान में हो सकते हैं। तो इन पर अभी कई नाम है, उस पर चर्चा होगी। संदीप दीक्षित का नाम आ रहा है इसमें एक सीट पर। तो तमाम चर्चाओं के बाद यह फैसला होगा कि दिल्ली की 3 सीटों पर किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। लेकिन राहुल गांधी का बड़ा नाम है और भूपेश बघेल का और केसी वेणुगोपाल का। शशि थरूर के मुकाबले आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय जी केसी वेणुगोपाल संगठन की शक्ति के नाते बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक अफेयर में राहुल गांधी बड़ा नाम है, शशि थरूर बड़ा नाम है, भूपेश बघेल बड़ा नाम है। मैं रुक करता हूं अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ सिन्हा, भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारना, जबकि छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस का बड़ी हार हुई थी और कोई बड़ा नेता लड़ना नहीं चाह रहा था।
बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाकर हो सकता है कि कांग्रेस वहां अपनी नई लीडरशिप आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अमीश की पहली लिस्ट जो 39 की आई है, अगर बीजेपी की पहली लिस्ट देखें तो कई जगहों पर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए, तमाम बड़े नेताओं को के नाम बाहर कर दिए। दिल्ली से कौन लड़ेगा ये भी उन्होंने जब दिखा, उन्होंने नाम देश के सामने रख दिया है, उनकी जनता के सामने। लेकिन यहाँ जो आ रहा है, हमें ज़्यादातर राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। सबसे पहली उम्मीद देश क्या कर रहा था या कांग्रेस के वोटर क्या कर रहे थे कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस जल्दी से अपना पत्ता खोले और पत्ता साफ करे। ये अमेठी रायबरेली मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता कांग्रेस करती। अगर असमंजस है तो मुझे लगता है भी इसलिए बीजेपी ने रायबरेली में अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। दूसरी बात कि अगर मल्लिका, उनका जो ममता बनर्जी ने आवाज़ उठाई थी, इनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, खड़गे का नाम लिया था जिस पर आज भी संशय है कौन उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा, कौन लड़ेगा। मैं पूछ लेता हूं नीरज से। नीरज, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का या फिर वो नहीं लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के जो अब तक उम्मीदवारों के नाम आए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। अगर उनका नाम होता तो एक बड़े नाम होते। और ठीक कहा अमिताभ जी ने कि जिस तरह से अमेठी रायबरेली, कांग्रेस बार बार ये बात करती है और कांग्रेस लगातार उत्तर भारत में कमजोर हो रही है, और अगर आपको उत्तर भारत में मजबूत होना है तो अमेठी रायबरेली का नाम पहली सूची में होना चाहिए था। उस पर आप CEC करते, उसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी करते और ये इंश्योर करते कि पहली सूची जब आएगी तो अमेठी और रायबरेली का नाम हो। वो नाम नहीं है, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस को भरोसा है। ये बहुत बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं, अभी भाई की बारी है। चलिए आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर का परिवार क्या है? एक मिनट सुनिए। वो हमेशा कहते रहे कि मेरा परिवार RSS परिवार है। एक छोटी सी बात, क्या इस देश का किसान, ये बच्चे बहुत सारे गए होंगे प्रोटेस्ट में, अमीश भाई, पूरे देश से परेशान होकर जो दिल्ली में आते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? इसको चला दीजिए जरा। क्या इस देश के युवा, जो सबसे बड़ी आबादी है, जो बेरोजगार है, वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? क्या इस देश में जातिगत जनगणना के चाहने वाले लोग, दलित, पिछड़ा, गरीब, वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूं। संजय राणा क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड। बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली कि समाजवाद और इंडस्ट्रीज की बात करी। बताइए, जया बच्चन कौन से समाजवाद से आती हैं? जरा बता दीजिए। जया बच्चन को आपने राज्यसभा दी। अरे सुन लीजिए, अरे धैर्य रखिए, किसान की बात कर रहे हैं। अरे किसान की बात कर रहे हैं। भागो मत। ये बताइए, परिवार की बात कर रहे हैं। 22 लोग इनके अपने परिवार के भाई भतीजे चाचा बने हुए हैं। 32 लोग। और बताते 96% किसान जो देश का है वो बेचारा मिस्त्री पे अपना ये 32 कह रहे हैं, कितने हैं वैसे? आप ज्यादा कंफर्म करेंगे, आपसे बेहतर किसको पता है? ये यादव फैमिली के कितने परिवार वाले हैं बताइए ना। समस्या बताओ ना। 26 है, 30 बताऊं क्या है? 32 है। दर्द बताऊं क्या है? हजारों साल से एक जाति का भारत के न्यायालय से लेकर सत्ता पे, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा रहा। जब से दलित आने लगे, जब से पिछड़ा आने लगे, कांग्रेस को गाली दे रहे आने लगे। अरे कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। एक पे कटार से मैं मौका दे रहा हूँ। एक सेकंड। यादव मुख्यमंत्री कैसे? अरे ठीक है, एक सेकंड जवाब ले लेते हैं ना, फिर आपको बताओ। दिख रही है। अरे एक सेकंड, शांत, मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे चलेगा। एक सेकंड। अब ये देख। अरे एक सेकंड। मैं बोलूं? हाँ, को बोलना है। आप लिस्ट उठाइए जजेस की, नाम लीजिए। नहीं लीजिए। मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं पिछड़ा हूं। अति पिछड़ा। आपके PMO में कितने IAS IPS दलित पिछड़ा है? नंबर बताओ। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में कितने वाइस चांसलर दलित पिछड़ा है? नंबर नहीं बताएंगे, कहेंगे केशव मौर्य पिछड़ा है। आप पिछड़ों को पिछड़ों के खिलाफ लग रहा है कि इस्तेमाल करते हो। IAS IPS 10 साल में बन जाते हैं। हमारे दोस्त का कर रहे हो इस्तेमाल। जी पिछड़ों के खिलाफ। अच्छा ठीक है, मैं राजेश गुप्ता के पास जाता हूँ। राजेश गुप्ता, आप क्योंकि ये अलायंस भी हुआ है, दिल्ली में आपने अलायंस कर लिया, पंजाब में आपने अलायंस नहीं करा। और पंजाब के लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। भगवंत मान प्रताप सिंह बाजवा को कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे। प्रताप सिंह बाजवा जो कि कांग्रेस के वहां पर लीडर है, उनको कहते हैं तेरी हैसियत है सोनिया गांधी के साथ बैठने की, राहुल गांधी के साथ बैठने की, उनादाल उनके साथ मैं बैठता हूं, पंजाबी में उन्होंने इस बात को बोला। और क्या आपको लगता है कि ऐसे में जब ओपिनियन पोल जा रहे हैं और वो सुपड़ा साफ दिखा रहे हैं विपक्ष का, जब केमिस्ट्री ऐसी होगी, इक्वेशन ऐसी होगी, तो जनता कैसे वोट डालेगी?
अच्छा, अब मुझे आप थोड़ा सा बोलने दीजिएगा, बहुत बिल्कुल, सारी एक मिनट चीजें आपके आई। पास है, बोलिए। पहली बात मैं इसी पे शुरू कर देता हूं कि कलकत्ता आप पंजाब का जरूर ओपिनियन पोल दिखा दीजिएगा कि कितनी बीजेपी की सीटें आ रही है, अगर एक भी कोई आ रही है तो। पहली बात तो जीरो है, सुपड़ा साफ है, आपको भी पता है। अब इनकी बातों पे आते हैं। सर ने कहा कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन गया, मुझे बहुत खुशी है पढ़े लिख के कुछ आप बन गए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 2014 से पहले भी बने हो, बाद में तो नहीं बने। किसी और की सरकार में पढ़ लिख गए थे ना, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर था ना। रुक जाओ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पढ़ना चाहता था। एक मिनट रुक जाओ आप सर, एक मिनट पर्सनल लाओ, उनकी बारी। आप भी पढ़े और बहुत लोग पढ़े, अभी देवगन जी पहले पढ़ लिए हैं, तब बीजेपी की सरकार, मोदी जी नहीं थे, ऐसा नहीं थे मोदी जी आए तो ये पत्रकार बन गए, ऐसा नहीं है ना। मैं जरूर विधायक बना मोदी जी के आने के बाद में, लेकिन ये पहले के। मैं अब एक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान मैं व्यूअर्स आपको सुनाना चाहता हूं। वो बीते कुछ दिनों का सबसे बड़ा बयान है। क्या बोला है आप खुद सुनिए और व्यूअर्स आप निर्णय लीजिए। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। पॉइंट यह है कि मोदी की फोटो अगर आ जाती है तो वो घर दरिद्र हो जाता है। मतलब दरिद्र का अगर मैं अर्थ आपको समझाऊं, गरीब गुर्बत हो जाती है उस घर, जिस घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ गई। पहले तो जिस घर में गुर्बत है वहां टीवी भी है। मतलब खड़गे साहब क्या बात बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल बात जो खड़गे साहब कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल बात है या पर्सनल बात है? नहीं, पॉलिटिकल बात है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक बोला भाई, अपने बारे में बोल रहे हैं, तभी तो इतना एक्सपीरियंस है। जब से कांग्रेसी मोदी का फोटो देखना शुरू किए 2002 से, देखिए दरिद्रता कैसे आती चली गई कांग्रेस पार्टी में, कहां से कहां गई। राजीव गांधी के समय 404 थे, बड़े मजबूत थे। मोदी जी का फोटो 2002 से देखना शुरू किया, देखिए ऐसे 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 घटते 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 आज 52 आ गया। उसी का दर्द झलक रहा है और कुछ नहीं है। अब ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि 40 से नीचे आ जाएंगे इस बारी, 40 नहीं 25 के नीचे जाएंगे, ये लोग एग्री कर रहे हैं। देखिए सब शांत बैठे हुए हैं, कोई घमंडिया ये नहीं बोलेगा, कोई घमंडिया का ये नहीं कहेगा कि नहीं खड़गे को ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये लोग नहीं कहेंगे। एक लाइन बोलूंगा। इसी खड़गे साहब ने कहा था, याद रखो मोदी का राज आ जाएगा तो समझ लेना सनातन का राज आ जाएगा। ये यही खड़गे थे, इनके बोल महान हैं। इनके किस टेक्स्ट में? वो अलग कंटेक्स्ट में। कंटेक्स्ट है क्या मतलब है? सनातन का राज नहीं रहेगा, किसका रहेगा हिंदुस्तान में? शब्द बेशक, अरे हिंदुस्तान में किसका राज चाहिए? अरे ब्राह्मणों का राज नहीं चलेगा। देखिए ब्राह्मण, जातिवाद को मोदी ब्राह्मण दिख रहा है इनको, इस देश इनको में मोदी ब्राह्मण दिख रहा है और ब्राह्मणिकल। ये देखिए नफरत, नफरत को बांधे रखा। ये इन्होंने कहा कुछ जातियों का वर्चस्व था, ये कह रहे हैं ब्राह्मण, देश के ब्राह्मण सुने, देश के अन्य जाति सुने, इनको क्या चाहिए देश पे? अगर इनकी जात के हिसाब से भी अब आप इनके साथ है, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, अब अलग नहीं हो सकते, अब इनके साथ है आप, अब आप राहुल गांधी के साथ है। बात सुनिए जी, राहुल गांधी के साथ है कि किसी पार्टी में विलय तो नहीं करा ना। अभी बात है, ओके, किसी पार्टी में, मैं बता रहा हूं दोनों बात। राहुल जी के साथ ये जवाब आना चाहिए, राहुल गांधी के साथ है कि नहीं? किसी पार्टी में विलय नहीं करा। राहुल के साथ की बात मत पूछो, पहले ये पूछो कि मोदी के खिलाफ जरूर है। मोदी के खिलाफ राहुल के साथ नहीं है, मोदी के खिलाफ, मोदी के साथ सुनो, मोदी के खिलाफ डॉक्टर साहब हमारे साथ उनके साथ। इसका मतलब हुआ कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जो 3 सीटें दी है, आम आदमी पार्टी निपटा देगी कांग्रेस पार्टी को। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे अलायंस का क्या फायदा कि आप भरे स्टूडियो में लोगों के सामने राहुल गांधी के साथ है, वो मान भी नहीं सकते। मेरे आपसे क्या है? मैंने कहा मोदी के खिलाफ जो भी है आम आदमी पार्टी सबको साथ दे रही है। आपका फैक्टर मोदी है, उनमें राहुल गांधी भी है, फैक्टर मोदी, राहुल गांधी भी ये है, बात स्पष्ट है। ओके, राहुल गांधी विपक्ष का एजेंडा, मैं आता हूं राहुल गांधी भी है, उसमें अखिलेश यादव भी है, जो भी आएगा मोदी जी का फोटो जहां आ जाता है वहां दरिद्रता आ जाती है। ये इस पर कोई अपनी राय रखना चाहता है तो अपनी बात को रखे। ओके, क्या आपको लगता है ये बयान अवॉइड हो सकता था? ये अवॉइड हो सकता था। देखिए ये क्या होता है कि जब आदमी इतना ज्यादा बयान दे वार प्रतिवार में, आदमी होता है हमेशा कि ये कुछ बातें जो है वो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। वो कुछ लालू यादव वाला भी स्लिप ऑफ टंग था? नहीं, लालू यादव वाला जो बात था वो तो देखिए बेसिकली परिवारवाद का जो बात है कि मेरे पिताजी अपने नहीं, पर मोदी का परिवार पूछने की क्या जरूरत थी? तो मोदी का वो हमेशा परिवारवाद वो देश की राजनीति तंग आ गए राम और ये तो दरिद्रता वाला की बात बोली या परिवारवाद की बात बोली। क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल बीजेपी इसको पॉलिटिकली कैश कर रही है?
देखिए बीजेपी कुछ कैश नहीं कर रही है, हाथ मिलाकर दे रहे हैं कि भैया आओ मेरे साथ इस तरह से खेलो। अब ये बताइए कि जैसे बात करते ब्राह्मणों का राज है, ये बताइए कांग्रेस 1990 तक तो कांग्रेस का राज था ना, एक भी मुख्यमंत्री 2000 तक मान लीजिए, सारे मुख्यमंत्रियों के नाम बता दो। मुख्यमंत्री अरे सर सारे मुख्यमंत्रियों के नाम बताऊं, मुख्यमंत्रियों के नाम बताऊं, सारे ब्राह्मण होंगे, तिवारी होगा, चौबे होगा, मिश्रा होगा, यही होगा, तो क्या थे? लेकिन मुझे लगता है समस्या है ये भगवान राम को कहने का टारगेट करने की बात है, ये जो जाति पर लाने की बात है। वैसे कहते हैं कि हम सब एक चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में एकता रहे, लेकिन जातिवाद रहे, मतलब जातिवाद दूसरी तरफ रहे, जातिवाद एक ही तरफ रहे। पॉइंट मैं कई बार बोल चुका हूं और मैंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा था कि 20 हमारा और 80 में चाहते हैं बंटवारा। विपक्ष की ये जो रणनीति है ये 2024 में सिरे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि मैंने 2014 का चुनाव भी देखा, 2019 का भी चुनाव देखा। कास्ट, क्रीड और क्लास को छोड़कर पब्लिक ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाला था। 2024 के ओपिनियन पोल यही सजेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष की जो रणनीति है कि 20% यानी अल्पसंख्यक वोट तो हमें मिल जाए और 80% में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सैनी, बनिया, इन सब में हम डिवाइड कर दे तो खेल हो जाएगा। ये खेल नहीं होने वाला है। ये काट की हांडी थी, बिहार में एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई, उसके बाद नहीं चढ़ने वाली है इस देश के अंदर। मैं ये गारंटी से बात कह रहा हूं पॉलिटिकल रीडिंग को करते हुए। और इसका नुकसान होगा आप लोगों को, इसका नुकसान होगा। तो फायदा करके दिखाइए। मध्य प्रदेश में फायदा हुआ, राजस्थान में फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ में फायदा हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। समाज में बदलाव आया है, आप जितना मर्जी रोकेंगे, समाज में बदलाव आया है। 1947 के बाद क्या बदलाव समाज में? मुझे बोलने दीजिए, मतलब इनको जातियों में बांटकर, इनको जातियों में, ये गलत है। जातियों में बांट के समाज का फायदा होगा। 20 सेकंड आपने नहीं दिए, मेरे को बोलने दीजिए। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिस व्यवस्था को इस देश में लाना चाहते हैं उसमें ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी होगी, ये फैक्ट है। ये जिस तरीके की रचना चाहते हैं उसके अंदर दलितों और ओबीसी का स्थान नहीं होगा। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, ये कास्ट सेंसस के खिलाफ है। सुनिए, मंदिरों को, इस देश के मंदिरों में जो चंदा जाता था उसको पुजारी जेब में रखता था। मंदिरों का कंट्रोल हमने सरकारों को दिया, ये वापस उस कंट्रोल को लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? मैं इसका जवाब सिर्फ एक लाइन से दूंगा। भाई साहब, एक तो आप हैं नहीं कहीं तीनों तेरह में। मैंने आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केरल भारत में है, केरल भारत में दीजिए ना मुझे, केरल भारत में बोलने दीजिए ना। तो उसी केरल से तो राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं। बिहार के 16 देश में है, अब वो बोल लड़कियों रहे उनसे लंबा नहीं बात करता। बांग्लादेश अरे सुनिए है कि नहीं है? एक मिनट अमित भाई, मत बोलिए कुछ। अमित भाई, इनको बस आराम से इन लोगों को मुझे पानी वगैरह पीजिए। हाँ, इन लोगों को मुझे समझ में नहीं आता। अरे हो गया, छोटी सी बात समझ में नहीं आती। सरकार के हाथ से लेकर भाई पंडितों के हाथ में क्यों देना चाहते हैं? विवेक भाई, हो गया पंडितों को जो गाली गलौज करना था कर लिया। अब बढ़िया मंदिर लो, वोट मांगो। एक सेकंड, ये मंदिर देखिए, बनाया है, वोट दे दो। लगातार चिल्ला रहे हैं, लगातार चिल्ला रहे भाई। हिंदू वोट दे दो मुझे। अरे एक सेकंड, अच्छा ऐसे शांति होकर डिबेट होना। देखिए, मेरा वादा था कि आपको संजय सिंह की मैं बाइट सुनाऊंगा। बोला हमने कभी परिवारवाद की बात नहीं करी, संजय सिंह की बाइट सुनाने का मेरा वादा था। और क्योंकि मैंने वादा किया था तो वादा निभा देता हूं, निभा दूं वादा, तो वादा निभा देता हूं। वो बाइट सुना देता हूं, थोड़ी बड़ी है लेकिन सुनिएगा जरूर तबीयत से। चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी कहां है बताओ? अब बताइए, वो एक ही परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन आपने सबके साथ कर लिया। अखिलेश सपा के साथ आपका गठबंधन हो गया, यानी इंडिया अलायंस में है। लालू यादव के साथ भी आप लोग हैं, इंडिया अलायंस में है। शरद पवार के साथ भी आप अलायंस में है, इंडिया अलायंस में है। देश की सबसे बड़ी पारिवारिक पार्टी बकौल आपकी पार्टी, उस पार्टी के साथ भी आपका गठबंधन है। बोलिए, क्या कहिए? देखिए, पहली बात मैंने बहुत पहले आपसे कहा था, आपने खड़गे साहब की भी एक स्पीच सुनाई। पार्लियामेंट में बोलने में और पॉलिटिकल स्पीच में फर्क होता है, आप इस बात को समझ लीजिए।
पार्लियामेंट में सिर्फ प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं 56 करोड़ की विधवा, पार्लियामेंट में ऐसी स्पीचेस नहीं होती, क्योंकि अगर आप चुनावी स्पीच देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या क्या कहा है। संजय सिंह 1000 करोड़ का ये परिवारवादी के ऊपर और उसके आप कांग्रेस परिवारवादी नहीं है। अभी राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए हैं। अभी देश के जो हालात हैं जी, बार बार ठीक है, शायद बच्चों को बात नहीं समझ में आ पाती होगी कि संविधान की बात जब होती है तो उनको लगता है कि क्योंकि यहाँ एक अलग माहौल है। देखिए, आपको गांव देहात में जाके देखना पड़ेगा, जिस जो आपका क्या हालात है, एक मिनट सुनिए, आप वोट तक छीनने के अधिकार के ऊपर आ गए हैं कि जो हालात आप बनाते चले जा रहे हैं, जी, जी, ऐसे हालात आप बनते जा रहे हैं। देश में हालात है, देश में अक्सर कहा जाता है, आपने भी सुना होगा। आप मुझे बोलने 30 से 20 सेकंड तो दे दो मेरे भाई। आपने बोला, आपने नहीं, मेरे को बोलने दे दो। बोलिए। अब इतने आपने डरा दिया, माइक मेरे बिल्कुल पास। अच्छा, बोलिए। आप तसल्ली से बोलिए। 20 सेकंड कह रहा हूं कि आप सुनिए, अब आप लोग डरा रहे हैं, जिसे आप बार-बार सुनो अमित भाई, जिसे आप बार-बार अकेला शेर बताते हो, वो 39 तो पार्टियों के साथ है, 4 पार्टी और है जब मैं बार-बार कहता हूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है ना। माननीय कोर्ट, जिसका बड़ा सम्मान करते हैं, उसने कहा कि बताओ ये 22,000 लोगों को कौन है, इनके बारे में बताओ। तो कौन है? रुको, देश की मजबूरी, अब आप कह रहे हैं देश की मजबूरी है। देश की मजबूरी क्या है? नहीं, देश की कोई मजबूरी नहीं होती, सिर्फ एक हालात कभी कभी होते हैं। लोग हालात क्या है? मैं बात कहता हूं, हालात को डिफाइन करिए, हालात को डिफाइन करिए। मैं कहता हूं पब्लिक विजडम हमेशा प्रिवेल करती है। एक बात को सुनिएगा, ये हालात को डिफाइन करिए, मेरी बात सुनिए। हालात क्या है? सुनिए, मैं बता रहा हूं, बताइए। ये 70 साल से इनके माँ बाप का, मेरे माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने कांग्रेस को चुना, 10 साल आपको चुना। मैं कह रहा हूं हालात क्या है? लोगों को जो अच्छा लगा उसे चुनेंगे। हालात क्या है? देश के हालात ये हैं कि किसान, मजदूर, महिला सब परेशान है, सिर्फ बोल नहीं पा रहे क्योंकि इन्होंने हालात ऐसे बना रखे हैं, डराते हैं, ये डराते हैं, लेकिन आपको लगता है घोषित इमरजेंसी है? बिल्कुल है, ये तो सब कुछ। मुझे क्या लगता है, आपको भी लगता है, आपको पता, आप भी नहीं बोल पा रहे। नहीं तो अगर आप खुल के बोलेंगे तो अब बोला गया कि आप भी नहीं बोल पा रहे। अब देखिए, मुंह में हाथ डाला है तो मैं जवाब जरूर दूंगा और जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली, देश में अघोषित इमरजेंसी है और अघोषित इमरजेंसी की वजह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करा है और मैं आम आदमी पार्टी के अलायंस को इसलिए अनैतिक बोलता हूं क्योंकि यह पॉलिटिकल पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ था। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 यह है कि इन्होंने बोला घोषित इमरजेंसी है। इस देश में घोषित इमरजेंसी एक ही टाइम लगी थी, सन 1975 में कांग्रेस का शासन था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, या घोषित इमरजेंसी थी विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, समाजवादी नेताओं को, चिंतकों को, मुलायम सिंह यादव को, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा कानून के तहत रखा, सबको अंदर डाल दिया था और इस देश में संविधान में बदलाव कर दिया गया था। वो इमरजेंसी थी। उस इमरजेंसी में भी बीजेपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया था, समाजवादी ने कांग्रेस के साथ नहीं अलायंस किया था। लेकिन आज जो ये सो कॉल्ड घोषित इमरजेंसी कहते हैं, आज आम आदमी पार्टी इतनी मजबूर हो गई कि इन्हें कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ गया। ये सोच के देखेगा व्यूअर्स,